हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन पढ़ रहे 11th क्लास की केमिस्ट्री। उसमें अपन केमिकल बॉन्डिंग नाम से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जो 2 लेक्चर है उसके अंदर अपन आयनिक बॉन्ड और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पूरा डिस्कस कर चुके हैं। मतलब वो किस प्रकार से बनता है, कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है। उसके बाद में अपन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड में जैसे इन दोनों में तो जो बॉन्ड बनने का कारण है वो कारण है कि ये अपना ऑक्टेट मतलब जो एटम है वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायित्व के लिए, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड विद्युत ऋणता के कारण से आता है। विद्युत ऋणता के कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, विद्युत ऋणता के कारण से। अब वे जो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं, अधिक विद्युत ऋणता वाले जो परमाणु हैं उनमें ही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो मेनली अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 जो परमाणु हैं वो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं। इन तीनों के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, इनके अलावा भी कोई सा भी, नॉर्मल अपन ऐसे मान सकते हैं कि 3 से ज्यादा या फिर 3 से ज्यादा विद्युत ऋणता जिसकी होगी, या फिर 3 भी होगी, 3 या 3 से ज्यादा अगर किसी की विद्युत ऋणता होगी और उस एटम के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब भी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में एक यौगिक है HF, ठीक है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होगी, 4। इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अब ये जो यौगिक है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अपने अष्टक पूरे करने के लिए है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और उसके साथ में दूसरा कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु आ जाए तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो अब इसके साथ में एक और HF है, ठीक है, तो ये अधिक विद्युत ऋणता वाला मतलब फ्लोरीन परमाणु, और ये ऐसा हाइड्रोजन जो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ हो, और जो सामने वाला जिस परमाणु से बॉन्ड बनाएगा वो भी अधिक विद्युत ऋणता वाला ही होना चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन है अब इस फ्लोरीन से जुड़ा हो तो इधर भी फ्लोरीन हो, उसी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अधिक विद्युत ऋणता वाला होना चाहिए बस। फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे sp कार्बन हो। sp जो कार्बन है उसको भी, जिसमें मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको sp कार्बन बोलते हैं, है ना। तो ये आगे अपने 11th में आ जाएगा कि sp कब कैसे इसको हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp है और इसमें sp क्यों है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो एक कार्बन है ना, इस कार्बन को sp कार्बन बोलते हैं क्योंकि इसमें संकरण है sp, और इसकी भी विद्युत ऋणता 3 से ज्यादा होती है, 3.25 ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अधिक विद्युत ऋणता से खुद हाइड्रोजन परमाणु पहले तो अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और फिर जो सामने जो दूसरा परमाणु वो भी अधिक विद्युत ऋणता वाला ही होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है, उस अट्रैक्शन को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बनने का कारण क्या है। देखिए जिसकी भी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, विद्युत ऋणता होती क्या है, विद्युत ऋणता का मतलब होता है जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युत ऋणता बोलते हैं। जो भी बंध, कोई सा ही बंध हो, जैसे मान लो ये वाला बंध है 2, इसमें ये वाले बंध है, इनमें से एक बॉन्ड ले लिया अपन, मान लो ये वाला बॉन्ड ले लिया, ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, या फिर इस कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में से जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो ही अपनी ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो अपनी ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा उसी की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से कार्बन की ज्यादा विद्युत ऋणता है तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। इसके अंदर HF के अंदर फ्लोरीन पे क्या आएगा, थोड़ा सा माइनस आएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा
प्लस आएगा। अपने को कैसे पता चले कि भाई कौन से पे माइनस लिखूं, कौन से पे प्लस लिखूं। और दूसरा मैंने ये ऐसा जैसे करके ऐसे लिखवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये कब लगाते हैं, जब पूरा ऋणात्मक नहीं है, पूरा -1 नहीं है, यहाँ पे आंशिक
दो अलग अलग NH3 के बीच में बना, दो अलग अलग HF के बीच में बना, ठीक है। अब अंत अणु का देखिए मतलब एक ही अणु के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने तब हिसाब से बनते हैं। मान लो ये है फिनोल, अभी तक आप किया तक जानते थे फिनोल बहुत है, मैं आपकी जो आपको याद मिलेगा बेंजीन के ऊपर जब भी कोई OH ग्रुप जुड़ता है उसको अपन फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिनोल हुआ, इस फिनोल के ऊपर अपने पास में मान लो कोई NO2 कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है पहले से अधिकृत परमाणु से जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन दोबारा भी किसके सामने अधिकृत द्वितीय परमाणु के बीच में है, मतलब अधिकृत द्वितीय परमाणु है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पूरी शर्त हो जाएगी, शर्त देखिए देखिए जो हाइड्रोजन ठीक है वो अधिकृत तरीके से पहले से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला परमाणु वो भी अधिकृत त्रिणी परमाणु होना चाहिए। तो पहले से अधिकृत त्रिणी परमाणु से जुड़ा हुआ है, और फिर जो दूसरा परमाणु इसके सामने वो भी अधिकृत त्रिणी परमाणु है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। एक ही अणु में बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक ही अणु के अंदर बना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, अंत है अणुसित हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर मैं जगह चेंज कर दूँ, यहाँ पे नेटा पे या फिर पैरा पे कर दूँ, तब इसकी जगह चेंज करके देखना क्या होगा। इसकी अगर जगह अपन ने चेंज कर दी, NO2 को अपन ने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। जो बेंजीन वाला है उसमें मुख्य प्रतिस्थापक समझ आ मिला होता है, उसके दोनों बगल वाले या उसके जस्ट अगले वाले कार्बन को बोलते हैं, उसका उससे अगले वाले को बोलते हैं मेटा, और जो लास्ट वाला कार्बन है उसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। तो इसके बाद में अगर यहाँ पे देखो इसको जुड़ा हुआ था NO2 और और यहाँ पे कहाँ पे जुड़ा हुआ है, पैरा के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं, तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अधिकृत त्रिणी परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये भी अधिकृत त्रिणी परमाणु है, इसके बाद भी हाइड्रोजन और इसमें नाइट्रोजन
यहाँ पढ़ा दूँ थोड़ा, यहाँ तक पढ़ा सकते हैं ना, वैसे थोड़ा सा ही बचा है। तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया, मतलब वेट ऑफ ए अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ ए इनटू वी। तो वेट ऑफ ए मतलब विलय का भार, विलय का तुल्यांकी भार इनटू वी आयतन लिख देंगे। अब जो अगर आपको तुल्यांकी भार पूछे या फिर मान लो आपको तुल्यांकी भार निकालना, आपको इसकी नॉर्मलता पूछ ली, इसका भार दे दिया, आयतन दे दिया, है ना, और फिर आपको तुल्यांकी भार की जरूरत पड़े कि तो तुल्यांकी भार मतलब कैसे निकालोगे? तुल्यांकी भार क्या होता है? अणुभार बटा वैलेंसी फैक्टर या संयोजकता गुणांक। तो तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार अपॉन होता है संयोजकता गुणांक या वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक ऐसे। तुल्यांकी भार इक्वल टू आएगा अणुभार और डिवाइड में संयोजकता गुणांक। अब संयोजकता गुणांक क्या होता है? संयोजकता गुणांक वैसे तो अपन 11th में मैंने बहुत चीजें बताई थी, ये 11th में थी नहीं पर मैंने ऐसे बताई थी क्योंकि मुझे ऐसे उम्मीद थी भाई 11th में तो पास होंगे ही बच्चे। तो ये जो संयोजकता गुणांक है इसको भी निकालना आसान है। अगर आपको कोई अम्ल दे दिया जाए और उसकी संयोजकता गुणांक निकालनी हो तो अम्ल की जो संयोजकता गुणांक है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? उसमें प्रतिस्थापित H+ है वही उसकी संयोजकता गुणांक होती है। प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, जैसे आप बताना HCl में मतलब जितने आपको हाइड्रोजन दिखे वही होते हैं। HCl में 1 हो जाएगी, H2SO4 में 2 हो जाएगी, इस प्रकार से जो भी आपको HNO3 में 1 हो जाएगी। तो इनका जो संयोजकता गुणांक है अम्ल की संयोजकता गुणांक है ना, अगर आपको अम्ल दे दिया तो उसमें जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं वो उसकी संयोजकता गुणांक होगी। ठीक है, अगर मान लो आपको क्षार में कोई क्षार दे दिया, विलय के रूप में आपको क्षार दे दिया कोई, तो क्षार में क्या होगी? उसमें जो OH- की संख्या है वो क्या हो जाएगी? इसके संयोजकता गुणांक हो, जैसे NaOH में 1 हो जाएगी और MgOH का जो होल ट्वाइस है उसमें 2 हो जाएगी, AlOH का होल थ्राइस में कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ऐसे। तो अम्ल जो है उसमें तो संयोजकता गुणांक उसमें जितने हाइड्रोजन है वही होगा, क्षारों में जितने OH है वही होगा, लेकिन जो लवण है उनमें जो संयोजकता गुणांक है वो आपको निकालना पड़ता है। जैसे मान लो आपको कोई सा ही लवण दे दिया, मान लो आपको Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कोई लवण है और ये विलय के रूप में दे दिया, तो इसका संयोजकता गुणांक निकालना पड़ेगा अपने को। तो निकालने के लिए आप क्या करो? चाहे धनायन का और चाहे ऋणायन का, दोनों में से किसी भी एक को देख लो और उसके ऊपर कितना आवेश है। धनायन को देखो तो धनायन पे कुल आवेश कितना है ये देख लो, कुल आवेश है ना, और ऋणायन पे देखो तो ऋणायन के ऊपर देख लो कुल आवेश। दोनों को जोड़ना नहीं तो जीरो आ जाएगा अपने आप ही। चाहे धनायन का कुल आवेश चाहे ऋणायन का कुल आवेश, दोनों में से किसी भी आयन का कुल आवेश। तो मैं ऐसे लिख दूं आयन का कुल आवेश, आयन का कुल आवेश होगा इसकी संयोजकता गुणांक। जैसे मान लो इसको तोड़ो तो 2Al+3 ऐसे टूटेगा। जो इधर चरणों में होता है ऋणायन में वो इसके चोटी पे जाएगा, और इसके चरणों में होगा वो इसकी चोटी पे जाएगा, और जो इसके चरणों में होगा वो इसी की संख्या बनती है। जो यहाँ पे चरणों में है वो इसी की संख्या बनेगी, तो 2Al हो जाएगा, और ये 3 ये इसकी चोटी पे जाएगा इधर, समझ गए। और जो ये इसके चरणों में ये तो इसकी संख्या बन जाएगा, जैसे इसको तोड़ोगे तो +3SO4, और ये इसके चरणों में है कि ये इसकी चोटी पे जाएगा इधर -2। तो इसमें कितने होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, Al+3 है 2 बार, तो Al+3 कुल धन आवेश कितना हुआ? 6 हो गया। एक एल्यूमिनियम पे +3 है, 2 पे 6 हो गया, और ऋणायन पे करोगे एक तब भी 6 ही होगा। तो आपको प्लस माइनस भी नहीं दिखाना है, केवल कुल आवेश लेना है, आवेश का परिणाम लेना है, उसकी संख्या, उसका मतलब चार्ज नहीं लेना है कि प्लस का कि माइनस का, केवल चार्ज का परिणाम लेना है। जैसे मान लो आपको इसमें पूछ लिया MgCl2 में पूछ लिया है ना, तो इसको तोड़ोगे कैसे टूटेगा? ये इसके जो चरणों में इसको चोटी पे रखोगे Mg+2, और इसको 2Cl-, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इधर जाके -1 होगा, और ये संख्या में कितने हैं? 2 है। तो जो नीचे लिखी होती है वो उसी आयन की संख्या होती है, ठीक है। और उसको जब चार्ज बनाना होता है तो उसके जो चरणों में वो सामने वाले की चोटी पे रखना होता है, समझ गए मेरी बात को। तो ये Cl 2 है
और इसकी इधर आएगा तो ये माइनस का 1 है ना, तो 2Cl माइनस और ये Mg+2। तो इसके पे ऊपर आवेश कितना होगा, चाहे इस पे देख लो और चाहे इस पे देख लो, आवेश कितना हो जाएगा, 2 आवेश हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को। तो एल्यूमिनियम ये सल्फेट है, इसका कितना हो जाएगा 6 और इसका कितना हो जाएगा 2। तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या देखोगे किसमें, अम्ल में। क्षारों में क्या देखोगे, OH माइनस की संख्या देखोगे। और जो लवण है उनके अंदर क्या देखोगे आप, कुल आवेश देखोगे, चाहे धनायन का चाहे ऋणायन का। जैसे NaCl का पूछ ले तो Na+Cl - टूटेगा, एक ही होगा, इस प्रकार से है ना। तो ज्यादा बड़े से बड़े करके आपको इस तरह के पूछ लेंगे बस, है ना। अगर मान लो कोई आपको ऐसे पूछ लिया, ये दे दिया आपको, ऐसे दे दिया, तो इसको भी तोड़ लो बस, 2Na+3 है ना, और ये 2PO4 -3, तो इसका भी 6 और इसका भी 6। ठीक है, तो इस तरह के ज्यादा से ज्यादा बड़े दे सकता है बस, और कुछ ही नहीं है। तो जब भी आपको आप अटकोगे तो लवण में अटकोगे या H+ वाले में, हाइड्रोजन वाले में अटकोगे। तो हाइड्रोजन में तो H+ दिख जाएगा आपको सीधा ही, जो क्षार है मतलब अम्ल है उसमें तो H+ दिख जाएगा, क्षार है उसमें OH माइनस दिख जाएगा। और जो लवण है उसको तोड़ लो पहले, ठीक है, तोड़ के उसका कुल आवेश निकाल लो, वही उसकी संयोजकता होगी। तो उसके बाद में ये देखो, उसका अणुभार ले लो, जो भी आपको विलय दे दो उसका अणुभार, उसमें संयोजकता गुणांक का क्या कर दो, भाग दे दो। अगर उसमें संयोजकता गुणांक का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार। उस तुल्यांकी भार को निकाल के कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे। समझेगा मेरी बात को। तो ये नॉर्मलता है, दोनों के फॉर्मूले में कुछ ही अंतर नहीं है, पर नॉर्मलता थोड़ी बड़ी इसलिए हो जाती है कि उसके अंदर तुल्यांकी भार और तुल्यांक आ जाते हैं। मैं दोनों का वापस एक ही मिनट में रिवीजन कर देता हूँ बस। मोलरता तो क्या होगी, विलय के मोल अपॉन आयतन, और नॉर्मलता क्या होगी, मतलब विलय के तुल्यांक बटा आयतन। तो इसमें तो क्या आएगा, मोलरता में तो मोल, और नॉर्मलता में क्या आएगा, तुल्यांक आएगा। दोनों ही ताप पे निर्भर करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों में आयतन आ रहे हैं, तो दोनों में आयतन आएगा तो दोनों ही ताप पे निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। फिर आगे कुछ ही नहीं है, मोल को क्या लिखोगे, भार बटा अणुभार लिखोगे, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद है पहले से। तो भार बटा अणुभार, और ml में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें जो नॉर्मलता है उसका तुल्यांक अपॉन आयतन होता है, तो तुल्यांक अपॉन आयतन का भार बटा तुल्यांकी भार इंटू आयतन होगा, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं तुल्यांकी भार को। अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करोगे, अणुभार बटा संयोजकता गुणांक करोगे। ठीक है, तो अणुभार, ये इस इक्विवेलेंट वेट की जगह अणुभार अपॉन संयोजकता गुणांक लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो ऐसे नहीं आप फॉर्मूले में अब लिखते ही जाओ, फॉर्मूले को आप इतना सा याद रखा करो बस कि तुल्यांक बटा आयतन होता है। फिर अगर तुम्हें कुछ याद है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप, है ना। और फिर तुम सवाल भी निकालोगे क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, तो जितना भी उसका अणुभार हो, जैसे मान लो आपको इसी का पूछ ले तो एल्यूमिनियम के 27 दूनी 54 और सल्फेट के कितने होंगे 98 में से 2 घटा दो 96 इंटू 3 और दोनों को जोड़ दो 54 + 96 इंटू 3। समझ गए कि मेरी बात, ये उसका अणुभार हो जाएगा, है ना। और उस अणुभार में संयोजकता गुणांक का भाग दोगे तो उसमें 6 का भाग दे करके यहाँ पे लाके रख दो उसको, जब भी आपको न्यूमेरिकल करवाए। समझ गए मेरे, इस चैप्टर में से आता है न्यूमेरिकल लगभग। तो इसलिए ये 2 अपने सांद्रता की जो इकाई है वो कंप्लीट हो गई। तो अपने 100 ग्राम चीनी ली थी, तो चीनी को ग्लूकोज मान लो C6H12RO6। अब इसका अपन ने 100 ग्राम ले लिया, है ना, और इसका अणुभार कितना होगा ग्लूकोज का 180 आएगा, है ना। 180 आ जाएगा। 12 होते हैं कार्बन के, तो 12 6 72, और हाइड्रोजन के 12 हैं तो 1 होता है एक हाइड्रोजन का, तो 12 ये हो गए, और 96 ऑक्सीजन के हो जाएंगे। फिर इनको जोड़ोगे तो 180 आएगा, आप करके देख लेना। तो ये पहले इसके मोल निकालेंगे और फिर 1 लीटर के अंदर रखा है अपन ने, तो यहाँ पे लिखोगे 1 लीटर। समझिए क्या मेरी बात को। तो ये तो विलय के मोल और नीचे आयतन लिखोगे 1 लीटर, उससे अपने को सांद्रता पता चल जाएगी, है ना। तो इसकी अगर अपने को एक चीज और, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आप फॉर्मूला रख के उससे डेफिनेशन बनाओगे एक, तो आपको ज्यादा आसान होगा उसको याद रखना भी, और वो फॉर्मूला भी याद हो जाता है, डेफिनेशन भी याद हो जाती है। और दूसरा तरीका है तुम डेफिनेशन तो अलग से याद करो और फॉर्मूला अलग से याद करो, फिर 2 चीज याद करनी पड़ती है। तो आप हमेशा है ना किसी का भी फॉर्मूला याद किया करो, है ना, और उससे डेफिनेशन बना लिया करो। उससे क्या आपको एक ही चीज याद करनी पड़ेगी, और फॉर्मूला बार बार काम में भी आता है अपने, है ना। तो फॉर्मूला याद कर लो, फिर उससे डेफिनेशन बना लो। तो अब मान लो आपको पूछी भाई सांद्रता किसे कहते हैं, और आपको ऐसे विलय के मोल और बटा आयतन आता है, सांद्रता का जो फॉर्मूला है वो ये आता है। अगर अब आपको कोई पूछे भाई सांद्रता कहते किसे हैं,
ऐसे पूछ लिया, हालांकि आएगा नहीं 11th में ऐसा सवाल, पर 12th के अंदर ऐसा सवाल आएगा नहीं। फिर भी अगर मान लो कोई पूछ ही ले कि भाई सांद्रता किसे कहते हैं, फॉर्मूला छोड़ो, तो आप इसी से बना दो। एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। जो नीचे होता है उसको हमेशा एकांक लगा करके बोल दो, और ऊपर वाला जो है उसको ऐसे कैसे बोल दो, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी उसकी। एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोल सांद्रता कहलाते हैं। ऐसे जो जैसे भी आप लैंग्वेज बना पाओ उसको ऐसे बना लो, तो वो दोनों चीजें याद हो जाती हैं। फिर आपको कोई पूछे इकाई, तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, किसी की भी इकाई पूछे उसका फॉर्मूले से इकाई बनाओ। एक ही फॉर्मूले से आपके हो सकता है अलग अलग इकाई है, पर आप हो सकता है आपकी बुक में अलग इकाई दे रखी हो। अभी मैं इससे बता दूंगा आपको कि अलग अलग इकाइयां हो सकती है, पर इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो आपने जो बनाई वो गलत और जो किताब में लिखी है वही सही। मास्टर को सब आता है, वो जो चेक करेगा उसको पता चलेगा इसने फॉर्मूले से बनाई, ये इकाई है इसकी। समझ गए मेरी बात को, है ना। तो ऐसे नहीं है आपकी भाई ऐसे हाँ सब चीजों की आप इकाई रटने लग जाओ, इसकी ये है, इसकी वो है, इसकी वो है, फिर भूल जाओगे, कितनी देर याद रहेंगे वो। तो फॉर्मूला याद रखो कुल मिला के, उसी से डेफिनेशन बनाओ, है ना, और उसी से क्या करो, उसकी यूनिट निकाल लिया करो उसी से। जैसे मान लो इसकी इकाई निकालनी हो तो आयतन को किस में मापते हैं, लीटर में, और मोल खुद ही एक इकाई है, तो या तो इसकी इकाई ऐसे हो जाएगी मोल पर लीटर, ऐसे इकाई हो गई इसकी, ठीक है। अब मोल पर लीटर को मोलरता भी बोलते हैं, तो हो सकता है बुक के अंदर मोलरता लिखी हुई हो, किसी बुक के अंदर मोल प्रति लीटर लिखी हुई हो, दूसरा एक और लिखा हुआ हो सकता है। ये जो विलय के मोल है उसको अपन मोल का फॉर्मूला जानते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है कि नहीं होता है, इनटू आयतन V, ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता है। तो इसकी तो क्या होगी ग्राम, इसकी क्या होगी, इसकी भी ग्राम ही होगी, है ना। पर जब इस फॉर्मूले के अंदर है ना, इस मोलिकुलर वेट को अपन डिफाइन नहीं करेंगे, है ना, तो इसकी ग्राम और फिर इसकी लीटर, ऐसे। तो इससे बनानी होती है आपको यूनिट, आप किसी भी फॉर्मूले से बना लो। तो ये याद रख लेना, अगर आपको याद रह जाए तो मोल प्रति लीटर लिख लेना है, या अगर मोलरता याद रह जाए तो मोलरता याद रख लेना, और अगर नहीं याद रहे कोई सी भी तो ये ऐसे फॉर्मूला लिख लेना और मोल प्रति लीटर हो जाएगी अपने आप ही। ये मोल है, ये आयतन को लीटर में मापेंगे तो मोल प्रति लीटर हो जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया सांद्रता। उसके बाद में अगर इस फॉर्मूले को खोल करके लिखो तो सांद्रता को C से दर्शाओगे तो विलय के मोल अपॉन आयतन आ जाएगा, है ना। तो C इक्वल टू या तो सांद्रता ही लिख लेते हैं, उसके बाद में कर लेंगे ये चीज। तो C इक्वल टू क्या जाएगी, विलय के मोल। अब मोल को क्या लिख सकते हो, भार बटा अणुभार, है ना। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, है ना, और इनटू V, तो ये आ जाएगी सांद्रता, ठीक है। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू V। ये जो V है अगर उसको आप लीटर में लिखो तब तो ठीक है, इतना ही रह जाएगा। अगर मान लो आपको ml में दे दे सवाल तो एक या तो आप उसको लीटर में चेंज करके लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट ही, या फिर अगर आपको ml में लिखना है उसको तो आप ऐसे करो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू V ml में आ जाएगा फिर ये अपने आप ही। तो अगर ml वाला डायरेक्ट ही लिखना है तो V ml वाला ये लिख दो और ऊपर 1000 से गुणा कर देना, या फिर जो ml वाला दिया हुआ है उसको लीटर में चेंज करके लिख दो डायरेक्ट, है ना। तो ये होगा। अब उसके बाद में जो सांद्रता आ गई है, सांद्रता के बाद में सांद्रता को कौन कौन सी इकाइयों से अपन माप सकते हैं, और कौन कौन सी तो ऐसी इकाइयां जिनका ताप के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और कौन कौन सी ऐसी इकाइयां जिनका ताप के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसी तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं वो ज्यादा नहीं है, 5-6 एक इकाई है। उनको मैं पहले बता देता हूँ आपको कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे मोलरता, तो मोलरता तो कुछ ही नहीं है, यही है मोलरता, सांद्रता तो एक जैसी है। उसके बाद में नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता के बाद में क्या आएगा, मोललता, ठीक है। मोललता के बाद में मोल भिन्न, मोल भिन्न के बाद में ये 3 इकाइयां और होती हैं, वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। उसके अलावा 2 और हैं, एक तो ppm और एक ppb। बस ये इतनी सी इकाई है, इनको सबको पढ़ेंगे एक एक को। तो ऐसे नहीं है लगने में लग रही है, ऐसे हैं बहुत आसान सारी की सारी, इनके सबके फॉर्मूले और आएगा तो इन पे सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा। आपको फॉर्मूला कोई से नहीं पूछ सकता कि भाई इसका फॉर्मूला लिखो, इतना सिंपल भी सवाल नहीं आता है बोर्ड में, है ना। तो सबसे पहले तो मोलरता देखना, मोलरता क्या होगी। तो मोलरता वही सांद्रता वाली बात, मोल प्रति लीटर क्या होगी, मोलरता होगी। तो मोल पर लीटर,
मोलरता इक्वल टू आ जाएगी विलय के मोल, अपॉन इसके अंदर अपन लिख देंगे आयतन, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगी। बस इतना सा ही ध्यान रखता हूं मैं तो कि मोल प्रति लीटर होती है मोलरता, फिर इससे ये फॉर्मूला बना तो फिर ये आगे आगे अपने आप ही बनता जाता है। एक चीज और मैं पहले बता दूं, ए जो है ए जब भी मैं लिखूंगा उस इस पूरे चैप्टर बस इस वाले चैप्टर में, तो ए हमेशा मैं विलय के लिए लिखूंगा। ऐसे आप अपनी कॉपी के अंदर ऊपर ही ऊपर लिख लेना, ए हमेशा विलय के लिए लिखूंगा और बी हमेशा विलायक के लिए लिखूंगा। आपकी जो बुक है 12th की राजस्थान बोर्ड की, उसमें दे रखा है उल्टा, मतलब ऐसे मान लो चाहिए मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसमें दे रखा है जो बी है वो दे रखा है विलय के लिए और ए दे रखा है विलायक के लिए। समझ गए मेरी बात को? तो उसको लेके मत आना बुक को, भाई गुरुजी पढ़ा दिया उल्टो ही, है ना। तो ये सिंबल है, आप अपने हिसाब से मान सकते हो, चाहे एक्स और वाई मान लो, पर एग्जाम में नीचे से लिख देना मैंने एक्स इस चीज को माना है और वाई इस चीज को माना है ना। वही मानने वाली बात होगी मैथ के जैसे। तो ए विलय के लिए इस पूरे चैप्टर में फिक्स है कि भाई मैं ए जब भी लिखूंगा किसी के भी नीचे ए लिखूंगा उसका मतलब वो चीज विलय की है, और बी जब भी लिखूं किसी चीज के लिए इसका मतलब है कि ये चीज मैंने विलायक की लिखी है। ठीक है, तो जो मोलरता है वो विलय के मोल है, तो कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोलरता को। फिर इक्वल टू विलय के मोल अपॉन आयतन है, तो जो विलय के मोल है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो भार किसका लिखोगे? विलय का लिखोगे। अणुभार भी किसका लिखोगे? विलय का लिखोगे। तो ये भार लिख दूं मैं डब्ल्यू से, वेट ऑफ ए, ऐसे पढ़ोगे इसको, वेट ऑफ ए मतलब विलय का भार। और दूसरा अणुभार भी किसका लिखोगे? विलय का लिखोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए हो जाएगा। तो भार बटा अणुभार हो गया किसका? विलय का। तो विलय के मोल को ऐसे लिख दिया, भार बटा अणुभार। फिर आयतन लिखोगे तो इनटू में आयतन लिख दो, यहाँ पे इसको वी से लिख दिया। अब ये जो वी है अभी तक लीटर में है, इसको ml में अगर आपको बदलना है तो इसको क्या करोगे आप? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू वी, ये ml में हो जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला हो गया, विलय के मोल अपॉन आयतन या मोल प्रति लीटर से, तो ये मोलरता हो गई। ठीक है, अब जिसके अंदर ये आयतन आता है ना, वो सारी राशियां एक साथ ही बता देता हूं, जिसके अंदर आयतन आएगा वो सारी राशियां ताप पे निर्भर करती हैं। सवाल ऐसे आता है कि जो मोलरता है वो ताप पे निर्भर क्यों नहीं करती, या मोल बिन ताप पे निर्भर क्यों नहीं करती। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना भाई ये 4-5 तो कर लिया, कौन करे रहा, ऐसे नहीं करना है। जिसमें ताप आएगा ना, ये आयतन आएगा ना जिसमें, वो सारी ताप पे निर्भर करेंगी, और जिसमें आयतन नहीं आएगा वो सारी ताप पे निर्भर नहीं करेंगी। बस ये लाइन याद रखनी है। फिर आपको फॉर्मूला आप बना के देख लेना, आयतन आ रहा है तो ताप पे निर्भर करेगी, नहीं आ रहा है नहीं करेगी। इसमें आयतन आ रहा है तो ताप पे निर्भर करेगी। इसका कारण है जब आयतन आएगा, अगर आप उस चीज की टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो आयतन थोड़ा सा फैलेगा नहीं, उसके अणुओं के बीच की थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये आयतन बढ़ गया ताप बढ़ाते ही, तो मोलरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोलरता ताप की क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी अपने आप ही। अरे हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जब भी ताप बढ़ाओगे तो आयतन थोड़ा सा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। मान लो पानी है उसको गर्म करो, है ना, और गर्म कर भी उबाल पुरान खत्म कर दो, उसकी जो भाप है वो पूरे रूम में हो जाएगी, है ना। और वैसे पहले एक मान लो 1 लीटर या 2 लीटर के बर्तन में रखा हुआ था, तो 2 लीटर के में रखोगे तो आधे में भरा हुआ था पहले, तो उसको गर्म करके उड़ाते जाओ, उसको पूरे को खत्म कर दो, रूम में बंद कर देते, बाहर से आओ फिर माइन रूम को एकदम पैक करके, तो ऐसे पूरे रूम में नहीं फैली हुई वो उमस, है ना। तो ये बात होती है, आयतन उसका बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज को गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो जिसमें भी आयतन आ जाए उसमें मोलरता मतलब जो भी इकाई है एक सांद्रता की, वो ताप पे निर्भर करेगी अगर उसमें आयतन आ गया तो। अगर अपनी अगली ये तीसरी वाली पढ़ेंगे मोलरता, इसमें आयतन नहीं आएगा तो ये ताप पे निर्भर नहीं करेगी। तो बोर्ड में भी पूछा हुआ सवाल है, नीट वगैरह में पूछा हुआ है कि कौन सी राशि है वो ताप पे निर्भर नहीं करती है ना। और फिर बोर्ड में जैसे पूछे भाई क्यों नहीं करती है, तो इसमें आयतन नहीं है इसलिए नहीं करेगी। आयतन नहीं है तो फिर आयतन का प्रभाव ही नहीं होगा, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे। तो ये मोलरता होगी। इसकी आप पूछे आपको कोई भाई मोलरता की इकाई बताओ, तो इकाई क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी मोल प्रति लीटर हो जाएगी। तो ये हो गई मोल प्रति लीटर, बस इतनी सी बात है। तो ए इसके लिए और 20 इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना सा याद करना है, विलय के मोल अपॉन आयतन, और ये ए वेट अपॉन ए अपॉन मोलिकुलर वेट, ये वी लीटर में था, 1000 से गुणा करके इसको ml में चेंज कर दिया। इसको उतारना बाद में, पहले एक चीज और कर लेते हैं अपन, नॉर्मलता। नॉर्मलता एक वो भी आसान है, मोलरता के जैसे ही है नॉर्मलता भी, पर थोड़ा सा अंतर है।
नॉर्मलता है, ये तो विलय के मोल अपॉन आयतन है ना, वो विलय के तुल्यांक बटा आयतन होगा। ठीक है, विलय के तुल्यांक, विलय के तुल्यांक और बटा में आयतन, इतना सा ही अंतर है। मोलरता में विलय के मोल अपॉन आयतन आएगा और नॉर्मलता में क्या आएगा, विलय के तुल्यांक बटा आयतन आएगा। तो जो तुल्यांक है वो क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। 3 फॉर्मूले तो मोल के हैं और 3 फॉर्मूले उसके हैं तुल्यांक के, तीनों छऊ लिखवा रखे हैं मैंने पहले ही चैप्टर में। चैप्टर भी शुरू 2 बार लिखवा रखे हैं, एक बार तो जब बेसिक पढ़ाया था तब और एक बार बाद में, तो कॉपी को निकाल के आराम से देख लेना, है ना। तो ये विलय के तुल्यांक अपॉन आयतन, तुल्यांक का जो यहाँ पे फॉर्मूला काम में आएगा अपने इस चैप्टर में, वो तो ये है, यहाँ अलग से लिख देता हूं मैं तुल्यांक क्या होते हैं। तुल्यांक इक्वल टू होता है भार बटा तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार। तो इसकी जगह भार बटा तुल्यांकी भार लिख दूं मैं, और ये आयतन ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये तो भार और डिवाइड में आ जाएगा तुल्यांकी भार इनटू आयतन आ गया। अब जो भार है और जो तुल्यांकी भार है वो है किसके, विलय के हैं, तो ए तो लिखेंगे, तो भार को तो डब्ल्यू ए ही लिखोगे आप। ठीक है, तो नॉर्मलता को एन इक्वल टू भार को क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन तुल्यांकी भार को क्या लिखोगे, ई ए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, ऐसे पढ़ोगे इसको, तुल्यांकी भार एक का मतलब विलय का तुल्यांकी भार, फिर इनटू आयतन v से लिख दोगे। अगर इसको ml में चेंज करोगे तो वेट ऑफ a अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ a इनटू v लिख दोगे ml में, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये नॉर्मलता हो गई। ये तो बना इसका फॉर्मूला। अब अगर आपको तुल्यांकी भार आपको पूछा जाए भाई तुल्यांक, हेलो स्टूडेंट्स, SVN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलियन। विलियन का क्या मतलब होता है कि अपन जो भी दो चीजें मिलाएंगे, अब ऐसे नहीं कि भाई अपन द्रव में द्रव मिलाएं या ठोस में ठोस मिलाएं, अपन चाहे ठोस में द्रव मिलाएं, चाहे द्रव में ठोस मिलाएं, है ना, चाहे गैस में ठोस मिलाएं, चाहे गैस में द्रव मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, उनमें से एक विलय होगा। जो भी दो घटक मिलाएंगे एक, उन दोनों में से एक तो होगा विलय और एक होगा विलायक। ठीक है, अब अपने को कैसे पता मिलाने के बाद में कि भाई कौन सा तो विलय है और इनमें से कौन सा विलायक है। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आप पानी है 1 लीटर, ठीक है, और उसमें 200 ग्राम चीनी घोल दो। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, जो जिसमें आप घोल रहे हो तो पानी में घोल रहे हो, चाहे अल्कोहल में घोल लो, जहां घोलना उसमें घोल लो, जिसमें घोलोगे उस चीज को वो तो होगा विलायक, और जिसको घोलोगे वो होगा विलय। ठीक है, जैसे विलायक इसमें क्या हुआ, आप पानी में आपने घोला 100 ग्राम चीनी, तो विलय क्या होगा, इसमें चीनी हो जाएगी, और विलायक क्या होगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें घोलेंगे एक वो तो विलायक, और जिसको घोलेंगे वो विलय होगा। तो एक तो ये पहचान होती है विलय और विलायक की, दो घटक होंगे विलयन के अंदर, एक तो विलय और दूसरा विलायक। अब जो विलय होगा वो तो कौन सा होगा, जिसको घोलेंगे या जिसको विलय करेंगे, या फिर जिसको डिजोल्व करेंगे, जिसको घोलते हैं ऐसे लिख देते हैं अपन। और जो विलायक है वो क्या होगा, जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं। अब जिसको घोलेंगे जिसमें घोलते हैं, इसके अलावा इसकी पहचान एक और होती है, जो विलय होता है वो हमेशा कम मात्रा में होगा, विलय कम मात्रा में होगा, और जो विलायक होगा वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, अब ये नमक और चीनी या नमक और जो पानी वाला एग्जाम्पल है, उससे दिमाग में ऐसे सेट हो जाता है कि जो विलायक है, और वैसे भी अपन 11 से ऐसे पढ़ते रहते हैं कि विलायक पानी है, विलायक पानी है, तो दिमाग में ऐसे सेट हो जाता है कि भाई जो विलायक है वो पानी है या फिर कोई भी द्रव पदार्थ होगा, है ना, जबकि ऐसे नहीं है बिल्कुल ही। आप जिसके अंदर घोल रहे हैं वो विलायक होगा, और जिसमें घोलते हैं वो विलय होगा। ऐसे ठोस भी विलायक हो सकता है, गैस भी विलायक हो सकता है, द्रव भी विलायक हो सकता है। ऐसे जो विलय है वो भी तीनों में से कोई सी भी अवस्था हो सकती है पदार्थ की।
ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो ऐसे मत फिक्स करना कि भाई जो विलायक है वो द्रव जैसी प्रकृति वाले जो पदार्थ हैं वही विलायक होंगे, ऐसे नहीं है फिक्स बिल्कुल ही, है ना। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना, जिसको घोलते हैं वो तो क्या होगा विलय, और जिसमें घोलेंगे वो क्या होगा विलायक होगा। उसके अलावा जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा विलायक होगा। तो ये तो विलयन हो गया। अब जो विलयन है उसको मापेंगे किसमें, मतलब कौन कौन सी ऐसी इकाई है जिसके अंदर माप ले। तो पहले तो जो विलयन है उसकी सांद्रता ही देखेंगे, सांद्रता क्या होती है, क्योंकि जैसे जैसे सांद्रता को ही मापेंगे, फिर किसी भी चीज को अगर मापेंगे ना विलयन की कोई भी किसी भी मतलब तरीके से उसको मापेंगे तो वो उसकी सांद्रता को मापते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सांद्रता का पता होना चाहिए। तो सांद्रता क्या होती है, जो मोलरता होती है वही सांद्रता होती है। मोलरता मैंने 11th में अच्छे से पढ़ा रखा आपको, और ये आपको मैंने 11th में भी बता दिया था कि जो मोलरता और जो सांद्रता है वो एक ही चीज होती है। मोलरता और सांद्रता दोनों एक ही चीज होती है ना। तो या तो मोलरता कह दो और या फिर सांद्रता कह दो, एक ही बात है। पर फिर भी अगर अपने को देखना हो भाई सांद्रता क्या होती है, हालांकि अपन इसके बाद में मोलरता पढ़ेंगे, वो भी यही सेम ही चीज है ना। तो सांद्रता का मतलब होता है जो मोल है विलय के, वो कितने मोल है एकांक लीटर में, विलय के मोलों की संख्या एकांक आयतन में, या फिर ऐसे कहें भाई 1 लीटर आयतन के अंदर विलय के कितने मोल हैं। इसका मतलब ऐसे समझो जैसे मान लो अपने 1 लीटर पानी लिया तो जो आयतन हुआ वो तो 1 लीटर हो गया, ठीक है। और उसके अंदर विलय के मोल अपन ने तो ग्राम में ली थी चीनी, अपन ऐसे भाई 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे लिया था। उसके पहले मोल निकाल लो, चीनी मतलब ग्लूकोज मान लो उसको, तो ग्लूकोज एक जैसे भी 100 ग्राम है 200 ग्राम है, उसके पहले मोल निकालने पड़ेंगे कि उसका द्रव्यमान है वो तो अपने को पता चलेगा भाई 100 ग्राम है, ठीक है। और उसका अणुभार में उसका डिवाइड कर दोगे, तो अणुभार में डिवाइड करते ही अणुभार में